नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं चीन की और उसकी जो अविश्वसनीय आर्थिक यात्रा रही है। नमस्कार। बिल्कुल, एक ऐसी कहानी जो हैरान कर देती है। हाँ, मतलब कैसे एक देश जो कुछ दशक पहले बहुत ज्यादा गरीबी से जूझ रहा था, आज दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। सही बात है। हमारे पास जो स्रोत हैं, जो जानकारी है, वो इसी हैरत अंगेज बदलाव को समझने में मदद करती है। कोशिश करेंगे कि हम इसे परत दर परत खोलें। हाँ, देखते हैं कि अंदर की कहानी क्या है। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं, मान लीजिए 1950-60 के दशक में, तो स्रोतों से जो तस्वीर उभरती है वो बिल्कुल अलग है। हाँ बिल्कुल, मतलब ज्यादातर आबादी खेती पे निर्भर थी। बिल्कुल, छोटी मोटी फैक्ट्रियां थीं और शायद दो वक्त की रोटी जुटाना भी एक बड़ी चुनौती थी कई लोगों के लिए। जी, तो सवाल यही उठता है कि भाई ये काया पलट हुआ कैसे, कहाँ से शुरू हुआ ये सब? हाँ, वो कौन सा मोड़ था? मुझे लगता है यहाँ पे 1978 के आसपास एक बड़ा मोड़ आता है। हाँ, डेंग शाओपेंग। बिल्कुल, उनका वो जो कथन था जिसका जिक्र मिलता है कि भाई अमीर बनना शानदार है, ये सिर्फ एक नारा नहीं था मुझे लगता। नहीं, ये एक पूरी सोच में बदलाव का संकेत था। हाँ, मतलब विचारधारा से ज्यादा शायद नतीजों पर फोकस। बिल्कुल सही कहा आपने। और इस नई सोच का जो पहला ठोस कदम था, जो स्रोतों में साफ दिखता है, वो था अर्थव्यवस्था के दरवाजे खोलना। अच्छा, कैसे? मतलब क्या किया उन्होंने? उन्होंने विदेशी कंपनियों को बुलाया। हाँ। खास तौर पे कुछ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए गए। हाँ, सुना है उनके बारे में। जी, ताकि वो चीन के सस्ते श्रम का फायदा उठा सकें। और चीन ने देखते ही देखते खुद को दुनिया की फैक्ट्री की तरह पेश कर दिया। दुनिया की फैक्ट्री? ये टर्म तो जैसे चीन के साथ जुड़ी गया। बिल्कुल, ये एक बहुत सोची समझी वैश्विक रणनीति थी उनकी, वैश्विक बाजार में अपनी जगह बनाने की कोशिश। लेकिन सिर्फ दरवाजे खोल देना तो काफी नहीं होता ना। अगर आपको दुनिया की फैक्ट्री बनना है तो अंदर भी तो तैयारी चाहिए। हाँ बिल्कुल चाहिए। यहीं पर शायद वो दूसरा अहम पहलू आता है, बुनियादी ढांचा, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ। स्रोत बताते हैं कि बड़े पैमाने पर सड़कें बनी, पोर्ट्स बने, बिजली घर, रेल लाइंस, एयरपोर्ट्स, इन सब पर जबरदस्त रफ्तार से काम हुआ। जी, रफ्तार एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है यहाँ पर। हाँ, ऐसा लगता है कि शायद रफ्तार को परफेक्शन से भी ज्यादा अहमियत दी गई उस दौर में। बिल्कुल, माल बनना चाहिए और बाहर जाना चाहिए, शायद ये सोच थी। और इस रफ्तार के लिए पैसा भी तो चाहिए। हाँ, पैसा। तो स्रोतों में ये भी दिखता है कि सरकारी बैंकों से कंपनियों को आसानी से और शायद सस्ता कर्ज भी मिला। अच्छा। हाँ, ताकि ये सब मशीनें, ये इमारतें चल सकें। लेकिन इन सब के लिए लोग भी तो चाहिए थे। हाँ, वो तीसरा पहलू, लोग। बिल्कुल, लोगों को काम करने के लिए प्रेरित करना, एक ऐसा सिस्टम बनाना जहां मेहनत करने वालों को लगे कि हाँ, वो आगे बढ़ सकते हैं, उन्हें अवसर दिखे। लेकिन स्रोतों से ये भी इशारा मिलता है कि इन अवसरों की कीमत भी थी। हाँ, वो तो है। जैसे व्यक्तिगत आजादी पर कुछ पाबंदियां, अनुशासन पर बहुत जोर, और सरकार का नियंत्रण काफी मजबूत रहा। जी, ये एक तरह का सौदा कह सकते हैं। आर्थिक तरक्की शायद पहले और राजनीतिक स्वतंत्रता थोड़ी बाद में या कम। हाँ, पर इसका नतीजा क्या हुआ? करोड़ों लोगों को रोजगार मिला। बिल्कुल, नई टेक्नोलॉजी आई देश में। और बड़े पैमाने पर गरीबी कम हुई, ये तो मानना पड़ेगा। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। इन स्रोतों में जो एक पैटर्न सा दिखता है वो है एक मजबूत सेंट्रल डायरेक्शन, एक दिशा। हाँ, मतलब बड़े लक्ष्य तय करना और फिर पूरी मशीनरी को उसी में लगा देना। बिल्कुल, चाहे वो एक्सपोर्ट बढ़ाना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना हो या शहरों को एकदम मॉडर्न बनाना हो। और आज की तस्वीर तो हम सब देखते ही हैं, वो हाई स्पीड ट्रेनें, चमकते हुए शहर, दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब। जी, ये सब दिखाता है कि वो नीतियां कम से कम आर्थिक नजरिए से कारगर रहीं। हाँ, इसमें योजना बनाने की क्षमता, तेजी से फैसले लेने की हिम्मत और शायद पूरी आबादी को एक कॉमन लक्ष्य के लिए साथ लाने की काबिलियत, इन सब ने मिलकर यह बदलाव मुमकिन किया। सही कहा। तो अगर हम इस पूरी चर्चा से कुछ खास बातें निकालने की कोशिश करें। हाँ, क्या निचोड़ निकलता है? पहली बात तो ये कि चीन का मॉडल सिर्फ सस्ता श्रम या विदेशी निवेश पर आधारित नहीं था। ये एक जटिल मिश्रण था। कैसा मिश्रण? मतलब बाजार की ताकतों का इस्तेमाल तो किया, लेकिन हमेशा एक मजबूत सरकारी दिशा निर्देश के साथ। सरकार का रोल बहुत बड़ा रहा। अच्छा। और दूसरी बात वो जो बुनियादी ढांचे पर जबरदस्त और तेज निवेश हुआ, वो शायद एक गेम चेंजर था।
उसने पूरी अर्थव्यवस्था को एक बूस्ट दिया। हाँ, ये बात तो है। और एक और चीज जो सोचने लायक है वो ये कि कैसे आर्थिक अवसरों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता पे शायद तरजीह दी गई, कम से कम शुरुआती दौर में। बिल्कुल, ये दिखाता है कि विकास के रास्ते कितने अलग-अलग हो सकते हैं। हर देश का अपना तरीका होता है। सही बात है। और यहीं से एक दिलचस्प सवाल मन में आता है, जिस पे हमारे श्रोता भी सोच सकते हैं। हाँ, क्या सवाल है? कि क्या चीन के विकास का ये जो खास मॉडल है, जिसमें सरकारी नियंत्रण है, तेज औद्योगिकरण है, वैश्विक व्यापार का एक अनोखा संगम है, क्या ये दूसरे विकासशील देशों के लिए भी उतना ही कारगर हो सकता है? या फिर ये चीन की अपनी खास ऐतिहासिक, सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों की ही देन है? ये वाकई एक सोचने वाली बात है। क्या इसे कहीं और दोहराया जा सकता है? या ये सिर्फ चीन के लिए ही काम करता है? इस पर विचार किया जा सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें ताकि और भी ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचते रहे। धन्यवाद।